हेलो एवरीवन। मेरा नाम तुषार आदर्श है और मैं आपको अपना एसएससीसीएल का स्कोर कार्ड दिखाता हूँ। मेरा प्रीलिम्स में 160 आउट ऑफ 200 स्कोर रहा है और मेंस में 341 आउट ऑफ 390 स्कोर रहा है। आपको मैं अपना सेक्शनल मार्क्स भी बताता हूँ जो मेरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों में रहा है। ये मेरा प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड है जिसमें आप देख सकते हैं रीजनिंग में मेरा 25 में 24 करेक्ट था, 47.5 स्कोर रहा। जीए में मेरा 25 में 8 करेक्ट था और 2 गलत था। 10 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था। एक्यूरेसी मेरा 80% था और यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है। मैथ्स में मेरा 25 में 24 करेक्ट था जिसमें 47.5 स्कोर रहा मेरा, और इंग्लिश में मेरा 25 में 25 करेक्ट था, 50 मार्क्स रहा। ओवरऑल मेरा 160 मार्क्स था। मेंस का स्कोर कार्ड आपको दिखाते हैं। ये मेरा मेंस का स्कोर कार्ड है जो आप देख सकते हैं। मैथ्स में मेरा 70 मार्क्स था। रीजनिंग में मेरा 30 क्वेश्चंस में 28 क्वेश्चंस करेक्ट था, एक मैंने स्किप किया था और एक गलत हुआ था जिसमें मेरा स्कोर रहा 83। इंग्लिश में आप देख सकते हैं मेरा 45 क्वेश्चंस में 42 क्वेश्चंस करेक्ट था और 123 मार्क्स था। जीए में 25 क्वेश्चंस में 22 क्वेश्चंस करेक्ट था। एक क्वेश्चन अभी डाउटफुल है, उसका ऑब्जेक्शन रेज हुआ है। अगर वो सही हो जाता है तो मेरा 69 मार्क्स आएगा। अभी फिलहाल 65 है। ओवरऑल 341 मार्क्स बन रहा है। और कंप्यूटर में मेरा 20 क्वेश्चंस में 11 क्वेश्चन सही है, 7 गलत है। टोटल मेरा 26 मार्क्स बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इतना स्कोर बना है इतने टफ पेपर आने के बावजूद, और इतना मार्केट में हल्ला हंगामा है कि क्वेश्चन ऐसा था वैसा था, फिर भी इतना स्कोर मैंने किया। आप भी इतना स्कोर कैसे कर सकते हैं और क्या स्ट्रैटेजी आपको अपने अपनानी चाहिए और क्या करना चाहिए सटीक चीज़ जिससे आपको स्कोर में इन्हांसमेंट मिले और आपका स्कोर बूस्ट हो, रैंक बूस्ट हो, तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। सबसे पहले मैथ्स को देखते हैं। मैथ्स में आप देखते हैं अगर 3 पार्ट होता है। सबसे पहला कैलकुलेशन होता है, उसके बाद अरिथमेटिक पार्ट होता है, फिर एडवांस पार्ट होता है। सबसे मेन अगर आप देखें कि पूरे मैथमेटिक्स में क्या है, जो कि पिलर ऑफ मैथमेटिक्स आप कह सकते हैं, वो है कैलकुलेशन। एक सेकेंड। वो है कैलकुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बिना ये भी अधूरा है और ये भी अधूरा है। तो अगर आपको मैथमेटिक्स में अपना स्कोर बूस्ट करना है, जैसा कि आपने देखा मैथमेटिक्स में मेरा प्रीमियम 47.5 था। अगर आपको मैथमेटिक्स में स्कोर बूस्ट करना है तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन पे बहुत फोकस करना होगा और मेहनत करना पड़ेगा। और कैलकुलेशन में मेहनत करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आ जाता है। सबसे पहला, आपको टेबल याद होना चाहिए, एटलीस्ट 30 तक का। सेकंड, आपको क्या करना चाहिए कि आपको क्यूब याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए। उसके बाद आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये भी याद होना चाहिए। और इसी तरह और भी चीज़ें जो भी कैलकुलेशन में आपको मदद करे वो आपको सारा कुछ टिप पे होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक हो या एडवांस हो, आपका मैथ्स तभी स्ट्रांग होगा, तभी अच्छा होगा जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस कैसे होता है? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 बार, 15 बार, 20 बार। तब तक प्रैक्टिस आपको करना है जब तक कि आप उसमें बहुत अच्छे ना हो जाए। अर्थमेटिक का तो प्रैक्टिस तब तक करना है जब तक कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस विदाउट पेन सॉल्व ना होने लगे। ऐसा होना चाहिए कि आप परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, बोट एंड स्ट्रीम का, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखें तो आपको आधा क्वेश्चन दिमाग में सॉल्व हो जाए। और वो तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो अरिथमेटिक में आपको प्रैक्टिस करना है, एडवांस में प्रैक्टिस करना है। बट अंतर क्या है? एडवांस में मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में आपको थ्योरीज और थ्योरम्स और फार्मूलाज है जो कि आपको एकदम याद करना पड़ेगा अच्छे से। जैसे अलजेब्रा हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ये सब में आपको फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे। और आपको जैसे हो गया ज्योमेट्री, उसमें आपको बहुत सारे थ्योरम्स हैं जो कि आपको मल्टीपल रिवीजन्स के साथ उसको दिमाग में रखना पड़ेगा, और तभी होगा जब आप उसको बार 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 रिवाइज करते रहेंगे। और मेंसुरेशन जो है 2D 3D, उसमें भी काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं। और फार्मूला के अलावा मेंसुरेशन 3D की जब बात आती है तो उसमें आपको बहुत कुछ समझना पड़ता है, इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है,
3D इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। अगर आप अपना इमेजिनेशन स्किल्स अच्छा करेंगे और अच्छा सोचेंगे कि कौन सा फिगर कैसे बन रहा है, कैसे बन सकता है, तो आपको उसमें बहुत हेल्प होगा, बहुत ही ज़्यादा। इसके लिए आप और क्या कर सकते हैं कि कोई भी प्रीवियस ईयर का बुक उठाएं और प्रीवियस ईयर के बुक से ही आपको सॉल्व करना है सबसे पहले, बिफोर मूविंग टू एनी अदर रिसोर्सेज। और आपको जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते जाते हैं, रिपीट होते जाते हैं, रिपीट होते जाते हैं। और जब आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो रिपीटेशन वाली जो क्वेश्चन है ना, वो आपसे बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होने लगेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आता है जो आप सबको बहुत डर लगता है, जिससे इंग्लिश। और आप देखिए मेरा प्रीलिम्स में इतना टफ पेपर था, सब कुछ वैसा था, पैसेज भी काफ़ी लंबे लंबे थे, बट फिर भी मेरा 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था। और मेंस में भी अच्छा रहा है। तो इंग्लिश के लिए ऐसा क्या करें कि बाकी जो बच्चे नहीं स्कोर कर पा रहे या 20 25 30 से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनसे आप ऊपर जा पाए या फिर उनसे आप अच्छा कर पाए। और इसके लिए आप इंग्लिश में देखेंगे कि 3 पार्ट हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और 3 ही पार्ट होते हैं एक्चुअली इंग्लिश में। सबसे पहला आपका होता है अंडरस्टैंडिंग, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करें, या आप पैसेज सॉल्व करें, या आप PQRS सॉल्व करें, कोई भी इस टाइप के टॉपिक्स आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, वो होता है अंडरस्टैंडिंग। अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं और वो सेंटेंस पढ़ के आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या पढ़ रहे हैं या फिर वो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, तो आप बिल्कुल गलत करेंगे, चाहे वो पैसेज हो या क्लोज टेस्ट हो या PQRS हो। तो अंडरस्टैंडिंग को अच्छा कैसे करें? हर दिन सुबह को आप 10 से 15 मिनट समय निकालिए और 10 से 15 मिनट आप एडिटोरियल्स पढ़ लीजिए, कोई भी स्टोरी बुक पढ़ लीजिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिगनर हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ लीजिए, उससे भी आपका रीडिंग स्किल बढ़ेगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। आपको जो भी चीज़ पसंद आए, जो भी चीज़ अच्छा लगे पढ़ने में, वो आप पढ़ के अपना पढ़ने का स्किल पहले बनाएं। फिर धीरे 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 अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अब यहाँ पे आता है कि अंडरस्टैंडिंग अच्छा करने के लिए क्या करना होगा। तो अंडरस्टैंडिंग अच्छा करने के लिए आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका वोकेबलरी भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो वो सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, ये आप तभी बता पाइएगा जब उस सेंटेंस में जितने वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको पता हो। अगर सेंटेंस पढ़ रहे हैं, उसमें कोई वर्ड दिया है, उसका मीनिंग मेरे को नहीं पता है, तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा कि वो सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। तो उसके लिए वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि वोकैबुलरी कितना पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। तो वोकैबुलरी बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट। जैसे GK GS वास्ट है, उसमें से बहुत निचोड़ के पढ़ना पड़ता है, उसी तरह वोकैबुलरी भी बहुत वास्ट है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इतना ज़्यादा है कि आप कितना भी पढ़ ले ख़त्म नहीं होगा। तो अब क्या पढ़ें, ये आता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? प्रीवियस ईयर्स वोकैब। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं, आप किसी भी बुक से उठाइए, आप गूगल से PDF डाउनलोड कर लीजिए, या जो भी बुक में आपको प्रीवियस ईयर वोकैब्स मिल रहे हैं, सबसे पहले उन वोकैब्स को रट जाइए। और रटना कैसे है? आज मान लीजिए कि 50 वोकैब के वर्ड्स पढ़े हम, कल भूल जाएंगे, तो कल क्या करना है? जब अगला पढ़ेंगे, आज वाले 50 को पहले रिवाइज करना है, फिर कल नए 50 को पढ़ना है। तीसरे दिन आएंगे, क्या करेंगे? परसों वाले 50, कल वाले 50, और आज पहले उसको रिवाइज करेंगे 100 को, फिर आज हम नया 50 पढ़ेंगे। ये कब तक करना है? एटलीस्ट 4 से 5 दिन। जब आप 4 से 5 दिन एक ही वो कैब को बार 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 रिवाइज करेंगे ना, तो वो आपके दिमाग में घुस जाएगा, बैठ जाएगा, छप जाएगा। फिर उसको आपको अगले 15 दिन बाद रिवाइज करना है। इस तरह जब आप मल्टीपल रिवाइज करेंगे वो कैब को, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। और वो कैब जब प्रीवियस ईयर का आपका हो जाएगा, उसके बाद कोई भी रिप्यूटेड बुक उठाएंगे या फिर कोई भी ऐसा सोर्स उठाएंगे जहाँ पे आपको वो कैब का अच्छा कलेक्शन मिल जाए। वर्ड पावर मेड इजी बुक भी बहुत अच्छा है, वहाँ से अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। नहीं तो कोई भी जो जेन्युइन बुक हो, जहाँ पे कि एक अच्छा खासा कलेक्शन दिया हो वो कैब्स का, वो आप
आप उठा के वहाँ से फिर पढ़ना शुरू कर सकते हैं। बट सबसे पहले प्रीवियस ईयर वोकैब ज़रूर करना है। वोकैब मतलब क्या होता है? OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, मीनिंग वाले जो वर्ड्स हो गए साइनो, और एंटो क्या होता है? अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है तो एंटो आप खुद बता देंगे कि उसका ऑपोजिट क्या होता है। सिंपल। ये दो के बाद सब फिर क्या आता है इंपॉर्टेंट? ग्रामर। ग्रामर आपको कहाँ हेल्प करेगा? जब भी आपको रॉन्ग वाले सेंटेंसेस खोजना है कि सेंटेंस में क्या रॉन्ग है, क्या एरर है, या फिर जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, और इस टाइप से जो भी चीज़ें आती हैं उसमें आपको ग्रामर का हेल्प पड़ता है। तो आपको ग्रामर का नॉलेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार पैसेज और क्लोज टेस्ट में भी, क्लोज टेस्ट में तो खासकर बहुत सारे ग्रामर के रूल्स का यूज़ होता है। तो ग्रामर आप कैसे पढ़ें? तो ग्रामर आप किसी भी अच्छे बुक से पढ़ सकते हैं जहाँ से आपको समझ में आए। जिस भी बुक का आपको लैंग्वेज समझ में आए, या फिर जिस भी टीचर का आपको लैंग्वेज समझ में आए, समझाने का तरीका अच्छा हो, आप वहाँ से ग्रामर को पढ़ सकते हैं। तो ग्रामर पढ़ने का सही तरीका क्या है? एक चैप्टर को उठाएं, मान लीजिए नाउन उठाए, नाउन को पढ़े, किसी भी टीचर से पढ़े, उसका आप खुद से नोट्स बनाइए अपने हाथ से। उससे क्या होगा? जब टीचर बताया आप थोड़ा बहुत समझे, जब आप खुद से लिखिएगा आप आधा से ज़्यादा समझ जाइएगा। ठीक है? मैंने भी वैसे ही अपना नोट्स बनाया था। उसके बाद जब आप टीचर से पढ़ लिए या फिर बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक में मार्क करते अपना पढ़ते रहिए। और जब ग्रामर का पढ़ लिए तो फिर उस पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चंस आपको बनाना है। 50, 100, 150, 200 जितने भी क्वेश्चंस मिल जाए उसको बनाना है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल चैप्टर्स को पढ़ना है और इंडिविजुअल चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद मिक्स्ड पे जाना है। ठीक है? तो ये हो गया इंग्लिश का। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग, जिसमें आप सबको बहुत ही ज़्यादा खुशी होता है जब वो सब्जेक्ट आता है स्क्रीन पे। लेकिन जब इस बार प्रीलिम्स हुआ था 2025 का, तो एग्ज़ाम दे के सारे बच्चे जब निकले थे तो सारे बच्चों के चेहरे से रंग उड़ा हुआ था कि रीजनिंग जो कि इतना स्कोरिंग होता था, इतना कॉन्फिडेंट होता था हमें कि यार रीजनिंग में तो 50 में 50 कर लेंगे, 45 कर लेंगे, 40 कर लेंगे, उसमें बहुत सारे बच्चों का हालत ख़राब था। तो रीजनिंग के लिए ये नहीं सोचना है कि टफ एक बार आ गया तो बार बार आएगा, वो एक्सेप्शनल होता है। रीजनिंग आपको ये सोचना, ये समझना है कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इस बार का मेंस का पेपर आप देखिए, मेंस जो कि आपको जॉब दे देगा, उसमें रीजनिंग कितना इजी लेवल का आया था। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि रीजनिंग इज द सब्जेक्ट जहाँ पे कि हमको मैक्सिमम स्कोर लाना है। 50 में 50 टारगेट करना है और इस साइड आपको 90 में 90 टारगेट करके चलना है। ठीक है? रीजनिंग में 3 पार्ट होता है। सबसे पहला होता है वर्बल। ठीक है? सेकेंड पार्ट होता है नॉन वर्बल। ठीक है? जिसमें आपको फिगर सीरीज हो गया, या फिर पेपर कटिंग हो गया, या फिर मिरर इमेजेस हो गया, वो सारा इसमें आ जाता है। यहाँ पे आपको आ जाता है सीरीज वाले क्वेश्चंस हो गए, इस टाइप के क्वेश्चंस, डिकोडिंग कोडिंग हो गए, ये सब हो गए। और एक अब नया आने लगा है एनालिटिकल के क्वेश्चंस। एनालिटिकल वाले पार्ट में क्या होता है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, इस टाइप के क्वेश्चन। और वो आपका कैसे अच्छा होगा? प्रैक्टिस के थ्रू। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है, उसमें क्या करना है, उसमें अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। स्टेटमेंट में जो दे दिया वही हमारा सब कुछ है, उसी को मानते हुए अपना उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। ठीक है? तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना? सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक्स पे फोकस करना है। ज़्यादा इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। कोई अगर पर्टिकुलर चैप्टर हो गया रीजनिंग का जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? यूट्यूब खोलिए, उस पर सर्च करिए। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हमको नहीं समझ में आता है, हम कैसे बनाएं? तो आप यूट्यूब खोलिए, उस पर आप सर्च करिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन फॉर एसएससी सीजीएल। आपको 4-5-10 टीचर्स के आ जाएंगे वीडियोस। आप उनमें से 2-3 का देखिए, जिससे आपका बेस्ट वाइब मैच करे आप उनका वीडियोस देखिए और उसका नोट्स बना लीजिए और उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। फिर सिर्फ इतना करना है। अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। ये आ गया सबसे मेन सब्जेक्ट, जो कि सारे बच्चों का डर होता है, सारे बच्चे जिससे भागते हैं, सारे बच्चे जिसके लिए बेस्ट टीचर खोजते फिरते हैं, बट उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट ही है ये कि सबके बस की बात नहीं है कि इसको अच्छे से समझा पाएं और अच्छे से स्टूडेंट्स को डिलीवर कर पाएं। बट आपको फिर भी अच्छे से कैसे पढ़ें इसको कि वैसा स्कोर आए? जैसा आप देखे होंगे कि यहाँ पे मेरा मेंस में
मेंस में मेरा सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट में रहा है 65 और एक गलत था जिसको कि अभी डाउटफुल है, तो मेरा जीके में 69 आउट ऑफ 75 बन रहा है। तो इतना मैंने कैसे स्कोर किया? या प्रीलिम्स में आप देखेंगे कि मेरा जो 10 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किया जिसमें से 80% एक्यूरेसी था मेरा। 80% एक्यूरेसी बहुत 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 होता है। तो ये मैंने ऐसा कैसे किया और यहाँ से सीधा 70 के पास मैं कैसे पहुंचा, तो इसका मैं आपको बताता हूँ। ये सही कहा गया, ये होता है द गेम चेंजर। ठीक है, ये आपको रैंक भी दिलाता है, ये आपको सिलेक्शन भी दिलाता है। अगर आपने जीके पे फोकस नहीं किया तो रैंक तो छोड़िए, आपको सिलेक्शन से भी बाहर कर देगा। क्यों? क्योंकि ये आज के समय में 75 मार्क्स कैरी करता है। 75 मार्क्स कैरी करता है आउट ऑफ 390। ठीक है, और आपको इस पे एटलीस्ट 40 प्लस 50 प्लस तो करना ही है। अगर आप इसमें 50 प्लस स्कोर नहीं कर रहे हैं तो फिर तो आप सिलेक्शन से और अच्छे रैंक से बाहर है। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़े ये देखते हैं। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा जीएस, जिसको क्या कहते हैं? जनरल स्टडीज। इसमें क्या सब्जेक्ट्स आ जाता है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें आ जाते हैं, इंक्लूडिंग साइंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट होता है, पार्ट होता है जीके। जीके क्या होता है? जनरल नॉलेज। ऐसा टॉपिक्स जो कि हमेशा इंसान को आना चाहिए या फिर जिसकी जानकारी होनी चाहिए, जो जनरल है, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो जनरल है। जैसे कि नेशनल पार्क्स, जैसे कि डैम्स, जैसे कि माउंटेन्स, ये सब जो भी चीज़ें हैं जो जनरल है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो वो आ जाता है जीके में। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका क्या होता है? करंट अफेयर्स। ये 3 पार्ट होते हैं जीएस में। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन से पार्ट होते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं। एंशियंट होते हैं, मिडाइवल होता है, मॉडर्न होता है। ठीक है, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी होता है, फिजिकल ज्योग्राफी होता है और वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है। ठीक है, पॉलिटी खुद में सब कुछ होता है। इकोनॉमिक्स का ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है, बट आप यहाँ पे भी अगर इसको चाहे तो मैक्रो और माइक्रो में आप बांट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? तो सबसे पहले आपको अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना है कि हमको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर फिजिक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं तो वो प्रिंसिपल क्या कहता है उसको समझना है। तो क्या होगा इससे, जब आपको क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड कुछ, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि यार ये तो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चन है। या फिर आप एलिमिनेशन यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इसी तरह जो भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं या फिर जो भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके अलावे क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है, उससे नज़र नहीं हटाना है। जैसे बाज को आप देखेंगे आसमान में उड़ता है बट उसका नज़र नीचे रहता है अपने शिकार पे। उसी तरह आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शिकार की तरह देखना है कि उस पे हमको टारगेट करके उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। अगर आप सिर्फ मान लेते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री पे जाते हैं तो ये इतना वास्ट है खुद में कि आप पढ़ते जाइएगा, आपको बोर हो जाइएगा, पहली बात। दूसरा, आपको इतना डीप लगेगा ना कि आपको डर लगने लगेगा फिर जीके के सब्जेक्ट से, जीएस के सब्जेक्ट से। तो आपको करना क्या है? रेलेवेंट चीज़ें पढ़नी है, जो क्वेश्चन आता है। आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको टीचर नहीं बनना है, आपको उसमें पीएचडी नहीं करना है। आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो कि आता है, जो कि रिपीट होता है। ठीक है, और आपको वो तभी पता चलेगा कि रेलेवेंट क्या है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को
एनालाइज करेंगे, या फिर कोई आपको गाइड कर दे, बता दे कि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप इससे पढ़ेंगे तो आपका स्कोर बूस्ट होगा, आपका मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स पे आपको उसी तरह पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाना है, सारे को समझना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है, उसके बाद जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको मन है आप कर सकते हैं। और जो सब्जेक्ट पढ़िएगा, जैसे मान लीजिए पॉलिटी हम पढ़ना शुरू किए, तो जब हमने पॉलिटी पढ़ा किसी टीचर से, आजकल तो बुक्स बहुत इजीली मिल जा रहे हैं, बुक्स आपको मिल जाएंगे सारे, बट अगर आप मेरे से पूछें, मैंने खुद भी जो किया है, मैंने अपना नोट्स खुद से बनाया है अपने हाथों से। उससे होता क्या है ना, चीज़ें दिमाग में छप जाती हैं। जब आप हाथ से लिखते हैं दिमाग का यूज़ करके, तो वो टॉपिक्स और वो चीज़ें आपके दिमाग में घुसने लगती हैं, तो आपको आधा चीज़ वहीं पे याद हो जाता है। और जब आप अपना लिखा हुआ रिवाइज करने आते हैं, तो आप बार 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 आपको रिवीजन करने में मज़ा आता है, लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। पहली बार में आपको पॉलिटी रिवाइज करने में 4 दिन लगा, दूसरी बार जब आप करेंगे 3 दिन लगेगा, फिर जब आप करेंगे 2 दिन लगेगा। एक टाइम आएगा जब आप पूरे पॉलिटी को 3 से 4 घंटे में रिवाइज करके ख़त्म कर देंगे, और ये रियलिटी है, ऐसा मैंने खुद किया है, इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक और दिखाते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, करंट अफेयर्स रह गया। करंट अफेयर्स जो आज के समय में है, ऐसा चीज़ है, कभी कभी एसएससी के एग्जाम्स में 2 साल पहले 3 साल पहले का पूछ देता है, कभी कभी रीसेंट का पूछ देता है। इस बार के मेंस में रीसेंट का पूछा था। हर बार क्या करता है, 2 साल 3 साल का पहले का पूछ देता है। तो क्या करें, बेस्ट इसके लिए क्या है, जब भी आपका एग्ज़ाम है उसके पहले का प्रीवियस 6 to 8 months का मंथली करंट अफेयर्स पढ़ के जाएं। क्या करना है, मंथली करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 6 to 8 months इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपको पढ़ के जाना ही है, वो छोड़ना नहीं है। अगर एक क्वेश्चन भी मेरा सही हो रहा है, 2 क्वेश्चन भी सही हो रहा है, तो आप जस्ट सोचिए, आप हजारों बच्चों से आगे बढ़ जाएंगे, हजारों बच्चों से। और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन भी अगर आपका गलत हुआ, आप सीधा सिलेक्शन के बाहर, बैक टू पवेलियन, और वहां से आपको फिर से फॉर्म भरने से लेके शुरू से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है हर सब्जेक्ट में। अब आता है क्वेश्चन, व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। अब आपको अगला क्या टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको और क्या जानकारी चाहिए और क्या हेल्प चाहिए, आप बताएं कमेंट में, मैं आपको डिलीवर करूंगा। मैं आपको कुछ आइडियाज़ देता हूँ। आपको जीके की स्ट्रैटेजी चाहिए एग्जैक्ट, कि मैंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, क्या रिसोर्सेस फॉलो किए, इतना अच्छा स्कोर मेरा 69 out of 75 कैसे आया, ये आपको जानना है। आपको ओवरऑल स्ट्रैटेजी चाहिए कि मैंने हर सब्जेक्ट में इतना अच्छा स्कोर कैसे किया, ऐसा क्या तैयारी किया, कैसे मॉक्स लगाया, क्या एनालिसिस किया, एक्सेट्रा। जो भी आपको चाहिए आप ये बता सकते हैं। आपको मॉक्स में कैसे स्कोर बढ़ाना है ये जानना है। आपको जो भी डाउट्स है, आपको जो भी कंटेंट और चाहिए, जो भी जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, आप कमेंट में लिखिए, आप मुझे बताइए। आप सब मेरे भाई बहन हैं, आपको मैं हेल्प करूंगा, जितना मेरे से डिलीवर हो पाएगा मैं आपको डिलीवर करूंगा। और मैं चाहता हूं कि मेरे से भी ज़्यादा स्कोर आप लोग लाएं और अच्छा करें। और बस प्यार बना के रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।